यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजीएस का जो टेस्ट नंबर यहाँ से 15 है का, ठीक है, टेस्ट नंबर 15 का पार्ट नंबर 2 देखेंगे यहाँ से, राइट, पार्ट 2 देखेंगे। और यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन मैंने कराया था पार्ट 1 में वो 74 क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिए थे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में 75 नंबर क्वेश्चन से पूरे 150 क्वेश्चन तक यहाँ से डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पेपर यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे, वो भी यहाँ से देखेंगे इसको। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन, देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। 75 क्वेश्चन यहाँ से, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें खाद्य श्रृंखला कि प्रत्येक जो हमारे क्रमिक स्तर होते हैं उसमें जीवों के ऊतक में विषाक्त यहाँ पर जो पदार्थ की सांद्रता होती है उसमें उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, तो क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं जैव आवर्धन, है ना। सी यहाँ से करेक्ट है। देखो जैव आवर्धन जो होता है ये उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी जो हमारे विषाक्त जो पदार्थ होते हैं जैसे कि भारी धातुएं, राइट, भारी धातु में क्या, जैसे पारा, राइट, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक जैसे डीडीटी, इसकी सांद्रता खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से प्रक्रियाओं पर विचार करना है। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थों का क्षय और ज्वालामुखी क्रिया में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है, ठीक है। पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन जोड़ता है इनमें से, तो आपको यहाँ से ये बताना है 76 में, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ से कौन जोड़ता है, एक यहाँ तो हो जाएगा आपका एक तो श्वसन, ठीक है। श्वसन कैसे जोड़ेगा, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जीवित जीव जो होते हैं, ये जो पौधे, जानवर और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये जब ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनके लिए यहाँ पर ग्लूकोज तोड़ते हैं और यहाँ पर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो यहाँ से ये से हो जाएगा। उसके बाद कार्बनिक पदार्थों का क्षय, ये कैसे होगा, जब यहाँ पर हमारे सजीव पदार्थों का विघटन समय पर जब बैक्टीरिया के फफूंद या मृत पौधे जो होते हैं उसमें जर्मरों को अपघटित करते हैं तब भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर उत्सर्जित होती है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया विस्फोट से जब भूतापीय हमारी जो क्रिया होती है उसके दौरान भी यहाँ पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, राइट। तो तीनों बातें हमारी करेक्ट हो गई, लेकिन जो पहली बात है ये प्रकाश संश्लेषण, ये बात हमारी गलत होगी, क्योंकि श्वसन की जो प्रक्रिया के दौरान जीवित जीव जो होते हैं हमारे जैसे पेड़ पौधे जानवर है ना, ये सब में जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो ये ग्लूकोज तोड़ते हैं और ये वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा, है ना। तो यहाँ से जो कार्बन होगा यहाँ पे इसको क्या करेंगे, उत्सर्जित नहीं कर देंगे, यहाँ पर छोड़ते हैं, तो यहाँ से आंसर जो जाएगा वो 2, 3, 4 यहाँ से करेक्ट है। तो 76 का सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, जो हमारा कास्ट स्थिति है स्लाइड करती है उसके संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं यहाँ से, ऐसी स्थिति केवल उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जो हमारे वातावरण है उसमें ही पाया जाता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत है, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे कास्ट होते हैं ये स्थलाकृति केवल उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण तक सीमित नहीं है, ये शुष्क और अल्पाइन जहाँ तक यहाँ पर जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उन तक भी यहाँ पर जो जलवायु क्षेत्र है उसमें भी यहाँ पर पाए जाते हैं। पहला यहाँ से गलत हो गया। दूसरा, विश्व भर से आधी से अधिक जो जनसंख्या जो हमारे कास्ट हैं उस क्षेत्रों से प्राप्त जल पर निर्भर होते हैं, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कास्ट है इसका महत्व होता है कि जो तथ्य है इसमें निहित ये पृथ्वी के लगभग 10% यहाँ पर जो क्षेत्र है उसको घेरे हुए हैं और पृथ्वी के लगभग 1/4 जनसंख्या को यहाँ पर आपूर्ति कास्ट क्षेत्रों से जल प्राप्त के तौर पर निर्भर करती है। कितना, 1/4 है ना, मतलब 25% मान सकते हो। तो यहाँ बोला आधी से अधिक, आधे से अधिक मतलब 50 से 51% से अधिक मानना है ना, तो यहाँ से क्या गलत हो जाएगा कि सिर्फ हमारा 25% मतलब चौथाई, तो ये भी गलत है। दोनों गलत है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत पूछा है तो गलत है, तो सी, दोनों बातें सही हैं, गलत के हिसाब से सही दोनों, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन 78, जलोढ़ मृदा जो मिट्टी है उसके संबंध में आपको विचार करना है। भागर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और ये कांकर नामक कैल्शियम युक्त निक्षेप से निर्मित होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है और यह भाग नदियों की बाढ़ मैदानों से ऊंचाई पर स्थित होता है, ठीक है, और इसे एक ऊंची समतल स्वरूप में यहाँ पर दिखाई देता है। इस क्षेत्र को भांगर कहा जाता है। इस मिट्टी में चूने का जमाव है वो पड़ जाता है, जिससे यहाँ पर इनके जो स्थलीय रूप होते हैं उनको कंकर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा पहला सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ से, खादर बाढ़ के मैदानों में नवीन निक्षेप होता है और ये उपजाऊ होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, दोनों बातें सही हैं। 78 का आंसर सी। 79 देखते हैं, 79 यहाँ से इसमें बोला है यहाँ पर ये युग्मों पर विचार करना है। जो यहाँ पर कुछ युग्म दे रखे हैं 3 और इसमें आपको विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही सुमेल कर रहा है इसमें सामने सामने से, ठीक है। देखते हैं इसको। देखो पहला यहाँ पर है, पहला है वृक्षाकार। वृक्षाकार बोला है ये नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है, ठीक है। तो पहला क्या होगा,
पहला हमारा आंसर इसका गलत है, क्योंकि वृक्षाकार जो होता है ये अपवा प्रतिरूप की एक पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है और यहाँ विकसित होता है। यहाँ नदी का प्रवाह यहाँ पर एक समान चट्टानी जो संरचना है उसका अनुसरण करता है, और ये प्रतिरूप जहाँ नदियाँ होती हैं उसी किसी पहाड़ी से निकलता है और सभी दिशाओं में बहता है। ये वृक्षाकार प्रतिरूप कहलाता है, ना कि अरी प्रतिरूप, है ना। तो यहाँ से पहला ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा। दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ से है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय क्या होता है? सभी दिशाओं, यहाँ पे बल नहीं है, सिर्फ अभिकेंद्रीय है। सभी जो हमारी नदी दिशाएं होती हैं उसमें अपना पानी झील या गड्ढे में गिराती हैं। सेकंड बात क्या? सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्राभिमुख होते हैं ये पैटर्न में नदियों के सभी दिशाओं में से एक केंद्रीय बिंदु जैसे कि यहाँ पर झील या गर्त की ओर बहते रहते हैं। जालीनुमा, सही है। नदियों की जो हमारी मुख्य सहायक नदियाँ उसमें एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और द्वितीयक सहायक नदियाँ इनके समकोण पर काटती हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों बातें यहाँ पर हमारी करेक्ट हैं, लेकिन जो अफवाह बोला है परीक्षाकार वाला, ये यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि नदी पहाड़ी से निकलती है और इसमें सभी दिशाओं में बहती है। ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक समान चट्टानी संरचना वाले भूभाग ढलान का अनुसरण करती हैं। ठीक है, ये गलत है। 2-3 हमारा करेक्ट है, तो आंसर बी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 हो गया, 80 नंबर। वायु को पूर्णतः संतृप्त कब माना जाता है? जो हमारी वायु होती है उसको पूर्णतः संतृप्त कब मानते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको मानते हैं संतृप्त जो हमारा होता है, जो पूर्णतः जब मानते हैं जब यहाँ पर हमारा सापेक्ष आर्द्रता होती है वो 100% तक यहाँ पर पहुँच जाती है। ठीक है, तो यहाँ से सापेक्ष आर्द्रता होती है वायु में जलवाष्प की वर्तमान मात्रा तथा उस तापमान पर धारण की जा सकने वाली यहाँ पर जो अधिकतम मात्रा होती है उसका अनुपात होता है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, पहली बात याद रखना है। दूसरी बात, जब सापेक्ष आर्द्रता होती है जो 100% तक पहुंच जाती है तो हवा जल वाष्प को धारण नहीं कर पाती है और उसे संतृप्त यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, संतृप्त कैसे कहते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो बी स्टेटमेंट हमारा 80 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 81, पृथ्वी की यहाँ पर जो परपटी है उसके बारे में क्वेश्चन है, विचार करना है। देखते हैं इसको। यहाँ से पहला है, पृथ्वी की परपटी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये बाह्य पतली परत है जिसकी मोटाई 200 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे से गलत, क्योंकि पृथ्वी की जो भूपरपटी होती है इसको क्रस्ट बोलते हैं, ये कहीं अधिक पतली होती है जिसकी मोटाई समुद्री जो परपटी उससे लगभग 5 किलोमीटर और महाद्वीपीय से लगभग 70 किलोमीटर तक होती है। 200 किलोमीटर तक नहीं, ये गलत हो जाएगा। महाद्वीपीय भूपरपटि का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से होता है। किससे होता है? बेसाल्टिक से। ये गलत है, क्योंकि महाद्वीपीय जो हमारी परपटि चट्टान है ये ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है, ना कि बेसाल्टिक। राइट, गलत। महासागरीय तल ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये भी गलत है, क्योंकि महासागरीय जो क्रस्ट होते हैं ये जो बेसाल्ट चट्टान है उससे बने होते हैं, ना कि ग्रेनाइट चट्टानों से। तीनों बातें गलत हैं। 81 का पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर बताना है कौन सा कथन मुंबई कोलकाता जैसे जो महानगरीय शहर है उसके आसपास विनिर्माण उद्योग के स्थानिक जो हमारे समूहन होते हैं उसको सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से यहाँ पर वर्णित करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का। यहाँ से ये ऐतिहासिक विकास, परिवहन, श्रम, उपलब्धता और शहरीकरण है ना, यहाँ पे इसके जो है ये सब चीज़ इसका सही वर्णन करते हैं। राइट, तो थोड़ा सी जान लेते हैं इसके बारे में बात। जो हमारे मुंबई और कोलकाता जैसे जो महानगर हैं है ना, उसमें आपस में जुड़े हुए कुछ कारक जैसे कि यहाँ पर उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना, हमारी क्या होनी चाहिए, जैसे वहाँ पर जो वाणिज्यिक केंद्र हैं उनके रूप में लंबे समय से योगदान को मजबूत आधार ढांचा प्रदान करते हैं। ठीक है, और परिवहन सुविधा क्या है इनकी बेहतरीन रेल सड़क सुविधा, बंदरगाह और कच्चे माल के लेकर यहाँ पर काफ़ी सुविधा है। श्रम को लेकर के श्रम की उपलब्धता काफ़ी ज़्यादा इन शहरों में देखी जाती है ना, तो ये सब भी हो जाएगा। और शहरीकरण में बाजारों की वित्तीय सेवाओं को लेकर भी यहाँ पर आसान पहुँच सके लोगों को, तो भी यहाँ पर इसमें सब दिखाए। तो चारों बातें हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है बी नंबर स्टेटमेंट में। ठीक है, 82 का बी। 83 यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था। ठीक है, पहला क्या है? पहला हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा कितना था यहाँ पर जिसका घनत्व 903 प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट 2, कायिक घनत्व अशोधित घनत्व की तुलना में कृषि योग्य भूमि दबाव की अधिक सटीक तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हमारा कायिक घनत्व एक कृषि योग्य, एक खेती योग्य भूमि के प्रति इकाई जो क्षेत्र है वो लोगों की संख्या को मापता है। राइट, और जबकि कृषि जो हमारा होता है ये अंगणकी घनत्व को देखता है। राइट, दोनों बातें आपको याद रखना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 83 का सी, दोनों बातें सही है। 84 निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कृषि घनत्व सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? ठीक है, जो हमारा सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करेगा यहाँ से ये हो जाएगा। देखो, कृषि घनत्व जो हमारा होता है ये जनसंख्या भूगोल में एक जो हमारे महत्वपूर्ण अवधारणा है उसमें एक कृषि और
जो हमारी योग्य भूमि होती है उस पर जनसंख्या पर द्वारा डाले गए जो हमारे दबाव हैं उसको मापता है। ये मीट्रिक विशेष रूप से ये समझने के लिए उपयोग में है कि यहाँ पर जो कृषि है उसके लिए भूमि का कितना गहन उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है और भूमि संसाधन का संभावित दबाव क्या है। राइट, तो आंसर हमारा हो जाएगा 84 का जो स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये बी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 85 नंबर। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में खरीफ की जो और रबी की जायद की फसल के बीच अंतर का कम समय स्पष्ट क्यों होता है। ठीक है, तो कम अंतर जो होता है कम समय क्यों स्पष्ट होता है तो बताना है आपको। देखो यहाँ से जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 85 का, ये क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत में वर्ष भर उच्च तापमान के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा जो होती है यहाँ पर वर्ष है उष्णकटिबंधीय वर्षा के किसी भी समय पर हो जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला जो डी स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से करेक्ट होगा। राइट, क्योंकि दक्षिण भारत में हमारा जो खरीफ और रबी की जायद फसल है इनके बीच का अंतर उत्तर भारत की ऋतु की तुलना में कम स्पष्ट होता है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन क्षेत्रों में वर्ष भर लगातार उच्च तापमान बना रहता है, जिससे क्या उष्णकटिबंधीय जो फसलें होती हैं वो की खेती यहाँ पर मौसम में उगाई जा सकती हैं। राइट, उसके बाद जो हमारे पर्याप्त मिट्टी होती है उनकी नमी के साथ यहाँ पर एक ही फसल को एक ही कृषि के रूप में 3 बार उगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 85 का डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 86 नंबर क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी जाल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। जनसांख्यिकी जाल विकासशील देशों में उच्च प्रजनन दर और घटती मृत्यु दर को संयोजन होता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जनसांख्यिकीय संक्रमण को उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें कम विकसित समाज की जो जन्म और मृत्यु दर विकसित समाजों की कम जन्म और मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो जनांख्यिकीय हमारे संक्रमण होते हैं ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें कम विकसित समाज में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर से विकसित समाज के यहाँ पर निम्न जो दर हैं उसके लेकर के यहाँ पर मृत्यु दर में परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाली गलत बात हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या होगा, गलत पूछा है तो बी या दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जनसांख्यिकीय संक्रमण आपको याद रखना है क्या होता है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहाँ से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन 87 यहाँ से इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हीरा उद्योग में के लिए डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन जो है DIA इसकी योजना के महत्व को सर्वोत्तम रूप से बताता है। मतलब यह बोल सकते हो कि हमारा जो इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन जो योजना है ये क्या बताती है, क्या कारण है इसका, है ना, कौन सी बात यहाँ पे सही बताती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 में। ये क्या होता है, देखो जो हमारी दिया योजना जो है ये भारत के हीरा जो निर्यात क्षेत्र है उसकी सहायता प्रदान करती है और इसमें चयनित जो हीरे के जो हमारे शुल्क मुक्त आयात की हमारी जो अनुमति है वो दी जाती है और इसका उद्देश्य होता है कि मूल वर्धन को प्रोत्साहित करना और वैश्विक जो प्रतिस्पर्धकता होती है उसको बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर होती है हमारे आंसर हो जाएगा 87 का डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो भारत की स्थिति को हीरा प्रसंस्करण के निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में सुदृढ़ करना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 88। भारत में पन्ना, पारा, पल्ली, नगला और धानी शब्द आमतौर पर निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करते हैं। ठीक है, ये शब्द हमारे जो होते हैं भारत के अन्य क्षेत्रों में एक ही नाम वाले यहाँ पर जैसे बस्ती के भौगोलिक रूप होते हैं वो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं। इन छोटे छोटे भागों के लिए हमारे जो स्थानीय भाग होते हैं भाषा होती है उनमें पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, है ना, ढाली आदि यहाँ पर इनको कहा जाता है। अक्सर ऐसे जो हमारे विभाजित जो समाजी जाति समूह थे उनके आधार पर किए जाते हैं और ये एक बड़े गाँव के भीतर स्थित होते हैं। तो आंसर हमारा 88 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों की जो हमारे या बस्तियों के अधीन यहाँ पर जो स्थानीय नाम होते हैं इनको बोलते हैं। 89 महासागरों के गहरे भागों में प्राथमिक उत्पादन लगभग नगण्य क्यों रहता है ना। इसमें नगण्य इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर देखो जो डीप ओशियन है जो प्रकाश युक्त हमारा क्षेत्र होता है जो इसके नीचे स्थित होता है और ये मुख्य रूप से सूर्य प्रकाशित जो सतही जल है उसके नीचे गिरने वाले जो हमारे जैविक पदार्थ है उस पर निर्भर करता है। इन्हीं सतहों में क्या जल प्रकाश संश्लेषण में करने वाले जो हमारे जीव होते हैं जैसे फोटोप्लैंक्टन, प्रचुर धूप यहाँ पर जो पोषक तत्व होते हैं उसकी उपस्थिति के पनपते हैं और ये प्राथमिक उत्पादक जो गहरे समुद्री प्रतंत्र होते हैं उसके लिए ऊर्जा को मुख्य स्रोत बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा जो होगा 89 का ये डी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में अनुपस्थिति के कारण जो हमारा होता है ये प्राथमिक उत्पादन का नगण्य रहता है। ठीक है, महासागरों में गहरे भागों में, तो यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। 90 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल में से कौन से यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा आग्नेय चट्टान मैग्मा और लावा के जमने से बनती है, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट। राइट, तो आंसर हमारा 90 का हो जाएगा ए स्टेटमेंट ग्रेनाइट और बेसाल्ट 1-2। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बर्फ के निर्माण की सबसे अच्छी जुड़ी हुई यहाँ पर है
है ना। विधि सबसे अच्छी चुली कौन सी बर्फ के निर्माण को लेकर, तो ये बताना है। देखो बर्फ तब बनती जब वायुमंडलीय तापमान हिमांक से ऊपर होता है नीचे, बताओ, सोचना है। तो यहाँ पर जो तापमान जो होता है हिमांक से नीचे हो जाता है, जिसे जलवाष्प निक्षेपित या एक ऐसी प्रक्रिया हो जाती है जिसमें यहाँ पर द्रव के बने बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है ना। ये आमतौर पर ऊपरी वायुमंडल में होता है, जो अक्सर ऊंचे और पतले जो हमारे सिरस बादल होते हैं उससे जुड़ा होता है। ये बादल बर्फ के क्रिस्टल से बनने के लिए यहाँ पर उपयुक्त ठंडी जो परिस्थिति होती है उसका संकेत देते हैं, जो आपस में मिलकर एक बर्फ के टुकड़े को रूप में गिराते हैं। तो ये बात आप नोट करके अच्छे से लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर जो पक्षाभ रहते हैं ये बादलों के साथ शून्य से नीचे का तापमान, सी यहाँ से करेक्ट है। वो जो पूरा मैंने आपको बताया उसके हिसाब से करोगे तो यहाँ पूरा समझ आएगी बात। 92 है इन रोड परियोजना के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। देखते हैं इसमें। इसे भारत के उत्तर पूर्व जो हमारे उत्पादित जो हमारे प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ यहाँ पर लॉन्च किया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरी बात, ये भारतीय रबर बोर्ड द्वारा विकसित क्रियान्वित एक विश्व स्तर पर अनूठी पहल होगी। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें 92 की करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो गया। 93 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो होता है उसके लिए यहाँ पर जन आरोग्य जो योजना है उसके संबंध में आपको विचार करना है। दिल्ली आयुष्मान भारत जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो पहला क्या होगा, 93 का जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, सही बात बोल रहे हैं। दूसरी बात है तमिलनाडु ने अभी तक PMJAY मतलब पीएम जो हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको लागू नहीं किया है और अपनी स्वयं की राज्य जो स्वास्थ्य योजना है वो संचालित करना जारी रखा है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात गलत, क्योंकि तमिलनाडु ने अपने यहाँ पर जो स्वयं को लेकर मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके साथ अब जो हमारे अभिसरण मॉडल में जो हमारा PMJAY उसको भी लागू किया है और जो पात्र लाभार्थियों को दोनों योजनाओं के तहत यहाँ पर लाभ प्रदान करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट वाली है और जो सेंट्रल वाली, दोनों को यहाँ पर लाभ देता है। तो हमारा पहला सिर्फ यहाँ से करेक्ट है, दूसरी बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर जो होगा ये यहाँ से करेक्ट है। 94 यूनेस्को की अस्थायी सूची के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। कोई भी देश अंतिम सूची के शामिल होने के लिए यहाँ पर प्रति वर्ष केवल एक साइट को नामित कर सकता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देश के किसी भी समय अंतिम सूची के कई स्थल यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार सूची के जो अद्यतन किया जा सकता है कि यहाँ पर प्रतिवर्ष एक क्या प्रतिबंध जो विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए नामांकन पर लागू होता है, तो ठीक है, और अंतिम सूची पर यहाँ पर नहीं। तो ऐसा पहला स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी देश अंतिम सूची में शामिल करने के लिए प्रतिवर्ष केवल एक साइट को यहाँ पर नामित कर सकता है, ऐसा यहाँ पर नहीं बताया गया है, राइट, तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, प्रत्येक 10 वर्ष में अंतिम सूची की समीक्षा की जाती है जिससे संशोधन की अनुमति होती है। सेकंड बात हमारी करेक्ट है। तीसरी बात, किसी स्थल को विश्व धरोहर सूची में नामांकित करने से पहले ये एक अनिवार्य कदम होता है, ये भी बात हमारी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं 2 और 3 में, पहली बात यहाँ से गलत थी, तो आंसर हो जाएगा 94 का बी, केवल 2 बातें सही हैं पूछा। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जो हमारी शिक्षा नीति थी 2020 उसके बारे में इसका मुख्य उद्देश्य क्या थे। देखो इसके जो मुख्य उद्देश्य थे ये प्राथमिक स्तर पर जो हमारे बहुभाषी शिक्षा थी उसको बढ़ावा देना, ये तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, राइट। जो हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी NEP नेशनल जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें बहुभाषी शिक्षा को आगे बढ़ाने और उच्च शिक्षा में प्रशासन को मजबूत करने पर केंद्रित है। लेकिन ये सभी विश्वविद्यालय को UGC के अंतर्गत लाभ को लेकर यहाँ पर सभी शैक्षणिक भूमिकाओं को एक PhD की आवश्यकता तक मतलब PhD की आवश्यकता इस पर नहीं होगी लोगों को, तो यहाँ से क्या होगा बी स्टेटमेंट 95 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के आधार पर लगने वाला पारस्परिक आकर्षण बल होता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु के कारण इस बल का अनुभव करती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। 96 का आंसर दोनों बातें सही है, तो सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 97 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं इसको, यहाँ पे बोल रहा है पहला बल और दूसरा यहाँ पर सापेक्ष शक्ति, ठीक है, तो मैच करते हैं। देखो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल 10⁻³ जो 39 है 39 ये देखो ये हो जाएगा यहाँ से ये वाला, ठीक है। कमजोर परमाणु बल क्या होगा, कमजोर परमाणु बल या दुर्लभ नाभिकीय बल जो होता है, कमजोर परमाणु जो हमारा बल होगा उसमें हो जाएगा यहाँ से आपका 10⁻³ है ना, 10⁻³ ये वाला, राइट। ये 10⁻³ लिखा है वो थोड़ा सा जो लिखने में ये मिसप्रिंट हो गया है ना प्रिंटर करने में, तो यहाँ से क्या 10⁻³ लिखा है वो 10⁻39 लिखा था, ठीक है, याद रखना ये। और प्रबल हमारा परमाणु बल क्या होगा, प्रबल परमाणु बल होता है इसको बोलते हैं
प्रबल नाभिकीय बल है, प्रबल परमाणु, तो -1 हो जाएगा इसका, -1, यहाँ पे -1 होना चाहिए था। ठीक है, आगे विद्युत चुंबकीय बल क्या होगा? विद्युत चुंबकीय जो बल होता है ये 10⁻⁻12, 10⁻12 -10⁻12, ये माइनस हटा दो, 10⁻12 होगा यहाँ से, यहाँ पे दे रखा है, कहाँ दे रखा है इसमें, 10⁻, चुंबकीय बल 10⁻2 होगा, 12 नहीं, 10⁻2 है ना, लास्ट वाला चुंबकीय बल है 10⁻2। तो जितने भी हैं यहाँ पर 10⁻- में दे रखे हैं सब ऊपर, है ना, और यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है 0 इसको हटाना है, बाकी आपको इसको पास में लोगे तो सेम मैच हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हमारा होगा 97 का ए यहाँ से करेक्ट है। बाकी मैंने आपको बता दी कौन कौन से इसके मैच हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रोटॉन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। नाभिक में धनात्मक आवेश नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के कारण होता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाभिक में धनात्मक आवेश की उपस्थिति नाभिक में उपस्थिति प्रोटॉन के कारण पर होती है। प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन विपरीत होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन विपरीत होता है, और एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है उसकी प्रोटॉन संख्या के बराबर होती है। तो दोनों बातें करेक्ट हैं, आंसर सी। क्वेश्चन 99, 5 जगत की जो हमारी विशेषताएं होती हैं उसके बारे में यहाँ पर विचार करना है आपको। पहला, मोनेरा प्रोकैरियोटिक जो होती है ये, जबकि अन्य 4 जगत यूकैरियोटिक्स होती हैं। पहला क्या होगा? 99 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, मोनेरा में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, जबकि अन्य में 4 जगतों में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति होती है, और जबकि 4 जगतों में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, मतलब 4 में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, देखो उपस्थित कहाँ पर लिखा है, अनुपस्थित कहाँ पर लिखा है, दोनों को मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। तो क्या होगा? 99 है इसका सेकंड स्टेटमेंट, ये गलत हो जाएगा यहाँ से, राइट, क्योंकि यहाँ पर मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, उपस्थित नहीं होती है, गलत है। मोनेरा और प्रोटिस्टा में स्वपोषी प्रकार का पोषण देखा जाता है, जबकि यहाँ पर अन्य 3 परपोषी प्रकार के देखे जाते हैं। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि मोनेरा में प्रोटिस्टा दोनों स्वपोषी और यहाँ पर जो स्वपोषी शैवाल देखे जाते हैं, तो यहाँ से भी गलत होगा। तो आंसर हमारा क्या, सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 99 का आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो हमारा है ये पारिस्थितिक जो जनसंख्या है उसमें अंतर क्रियाएं को लेकर यहाँ पर प्रकृति का गलत वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का, यहाँ से ये करता है डी। हमारा जो बोला असहभोजिता, ये दोनों प्रजातियों की उसकी परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप हानि होती है। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि परिस्थिति में जो हमारे जो ये अंतर क्रिया है ये जिसमें एक प्रजाति की हानि होती है जबकि दूसरी हमारी अप्रभावित रहती है, दोनों को हानि नहीं होती है, ये गलत है। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, यहाँ से 101 नंबर क्वेश्चन है, रोगों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे जो वायरस हैं इनकी निमोनिया की बीमारी से उसके उत्तरदायी होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा इसका गलत है। आप सोचोगे कि स्टेटमेंट तो सही बोल रहा है, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस होता है और निमोनिया हीमोफिलस जो होते हैं इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी को उत्तरदायी होते हैं, लेकिन यहाँ पर वायरस नहीं होते, ये होते हैं जीवाणु, है ना, जीवाणु रोधी। तो यहाँ से ये जो स्टेटमेंट हमारा ये वाला वायरस नहीं होगा, ये जीवाणु होगा यहाँ पर। ठीक है, बैक्टीरिया। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सिर्फ इसके कारण। अगर ये नहीं होता तो यहाँ से पूरा स्टेटमेंट सही था। राइनो वायरस समान सर्दी के लिए उत्तरदायी होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से है, राइनो जो वायरस होता है समान सर्दी के लिए उत्तरदायी होता है, ये बात करेक्ट है। तीसरी बात, एड्स HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, एड्स हमारा जो होता है, जो HIV जो होता है, HIV एड्स के लिए यहाँ पर उत्तरदायी होता है। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट तीसरा वाला है ये गलत होगा, क्योंकि हमारा जो HIV एड्स के लिए उत्तरदायी है कौन? राइनो वायरस समान सर्दी के लिए उत्तरदायी होता है। ये देखो जो स्टेटमेंट तीसरा वाला है ये भी यहाँ से इसका गलत होगा, यहाँ से गलत है स्टेटमेंट ये इसका। यहाँ से जो आंसर इसका हो जाएगा 101 का, ये यहाँ से बी इसका होगा, है ना। केवल 2 स्टेटमेंट इसका सही है। जो HIV वाला है ये भी स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, HIV वायरस के कारण होता है। यहाँ पर जो इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस था उसके कारण पता होता है, HIV वायरस के कारण नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा सिर्फ दूसरा करेक्ट है, ये जान लो, राइट। तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 101 का, राइट। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हड़बड़ाना नहीं पेपर में। अभी यहाँ पर चलो मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, चलता है, लेकिन जो पेपर हॉल में बैठना है वहाँ पे बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं कि क्या बात बोल रहा है। आपने HIV डेट मारा देखा और तुरंत मार दी, हाँ ठीक है, नहीं, उसको समझना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 102 नंबर। 102 नंबर क्वेश्चन यहाँ से,
प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति मनुष्यों में घातक मलेरिया का कारण बनती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का यहाँ से ये ए स्टेटमेंट पी फाल्सीफेरस। ठीक है, आगे देखते हैं 103 नंबर। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसों को उनकी उस जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता होती है उसके हिसाब से बढ़ते क्रम में बताएंगे, तो आंसर यहाँ से हो जाएगा 103 का जो बढ़ता हुआ क्रम है इसका ये आपका यहाँ से हो जाएगा। एक तो N2O, CFC, मीथेन और CO2। ठीक है, ये आपका इसका जो आंसर होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ए। 104 नंबर। न्यूटन के यहाँ पर जो नियम है उसके हिसाब से देखते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम के संबंध में यहाँ पर कौन सा जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का यहाँ से ये जाना जाता है जड़त्व का नियम को। ठीक है, जो न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम यहाँ पर इसको कहते हैं। किसी वर्ष तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। कब तक? 105 का आंसर हो जाएगा यहाँ से बी 2035 तक। ठीक है, आगे 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 106 है किस कंपनी ने ब्लाइंड साइट नामक एक उपकरण लॉन्च किया था जो जन्म से अंधे व्यक्ति की पहली बार यहाँ पर दृष्टि का अनुभव करने में सक्षम बनाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का यहाँ से ए न्यूरालिंक। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन को। 107 है जो MEITY द्वारा लॉन्च यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है इसके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर जो कौन सा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी जो तकनीकी थी स्टैक अनुमति द्वारा यहाँ पर अनुप्रयोगों के लिए भौगोलिक रूप से वितरित जो बुनियादी ढांचे हैं उसके लिए ब्लॉकचेन के रूप में सर्विस प्रदान करती थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का ए ये विश्वस्य। ठीक है, विश्वस्य यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा कौन सा मिनिस्ट्री था? इलेक्ट्रॉनिक और जो सूचना हमारा प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ये। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 108। निम्नलिखित में से कौन एकीकृत विज्ञान धारा योजना का हिस्सा नहीं है जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का यहाँ से ये अटल नवाचार यहाँ पर जो चुनौती है यहाँ पर इसमें इसका हिस्सा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 108 का डी यहाँ से करेक्ट है। 109 नंबर देखते हैं। 109 है भारत में ग्राफीन जो हमारी इंजीनियरिंग और यहाँ पर इनोवेशन सेंटर है इसके तहत हाल ही में किस भारतीय शहर को अनुसंधान को विकास एवं केंद्र का शुभारंभ किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का यहाँ से बी ये त्रिवेंद्रम केरल में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 110। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण संयंत्र ओडिशा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का ए भुवनेश्वर में। ठीक है, आगे क्वेश्चन 111 है जेरेड इसाक पैन है ना, जेरेड इसाक पैन द्वारा स्पेसएक्स के साथ यहाँ पर नियोजित किस निजी वित्त पोषण को संचालित मिशन ने दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष भ्रमण पर जो सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का से ए स्टेटमेंट पोलारिस डॉन मिशन। ठीक है, ये हमारा क्या था? जेरेड जो इकासमैन द्वारा स्पेसएक्स के साथ नियोजित किसी वित्त पोषित संचालित मिशन को दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष यहाँ पर भ्रमण का सफलतापूर्वक यहाँ पर प्रयास किया गया है। ठीक है, यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 112 वीनस ऑर्बिटर मिशन किस वर्ष यहाँ पर लॉन्च होने वाला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का यहाँ से ए 2028 में यहाँ पर क्या है ये लॉन्च होने वाला है। 113 नंबर हाल ही में समाचारों में रहा BPALM रेजिमेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, ये जो है ये किससे संबंधित होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से ये संबंधित है बहु औषधि जो हमारे प्रतिरोधी क्षय रोग हैं उनके लिए पर एक नया उपचार है ये। ठीक है, तो आंसर हमारा ये इसका करेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, याद रखना है जो हमारा भारत सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने सितंबर 2024 में इसको मंजूरी भी दे दी थी। ठीक है, तो ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 114 हाल ही में केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा अनुमोदित AVGC-XR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता जो केंद्र है वो किस शहर में स्थापित किया जाना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का ये स्थापित किया जाना है मुंबई में। ठीक है, ये जो है उसके द्वारा अनुमोदित विजुअल हमारा इम्पैक्ट जो गेमिंग कॉमिक्स और जो एक्सटेंडेड रियलिटी है ना AVGC-XR इसके लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित यहाँ पर किया जाएगा। इसी क्षेत्र में प्रतिभाओं को जो पोषित करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना इसके उद्देश्य से इसके पहल की घोषणा सितंबर 2024 में कर दी गई थी। 115 नंबर क्वेश्चन यहाँ से एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1992 में थी और ये अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण और यहाँ पर जो ट्रांसपोंडर होते हैं उसके लिए लीजिंग मार्केटिंग करता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए इसरो के जो हमारे PSLV और GSLV रॉकेटों के उत्पादन की देखरेख भी करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारी गलत है क्योंकि यहाँ पर एंट्रिक्स PSLV या GSLV रॉकेटों के उत्पादन की देखरेख नहीं करता है। ये रॉकेट का उत्पादन प्रबंधन जो होता है वो इसरो द्वारा यहाँ पर किया जाता है, जबकि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा यहाँ पर इसका
हस्तांतरण के माध्यम से इसकी जिम्मेदारी को सुगम बनाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 115 का सी। यहाँ से सॉरी सी नहीं, 115 का पूछा है कि सही कौन सा है, तो सही कौन सा है, तो हमारा देखो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा सही, सिर्फ एक यहाँ से सही है ना, तो 115 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 116 नंबर देखते हैं। 116 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुवांशिक यहाँ पर जो अभियांत्रिकी है उसके अनुप्रयोग की तकनीकों को सटीक वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का बी। ये फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता या पशुओं में जो चिकित्सीय प्रोटीन होती है उसके उत्पादन जैसे लक्षणों को बढ़ाने के लिए असंबंधित जो प्रजातियां उसके बीच विशिष्ट जीन के स्थानांतरण को सक्षम बनाता है। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 117। 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत का लक्ष्य क्या रखा गया है। जो भारत के यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, ये रखा गया है 100, है ना, तो यहाँ पर जो 2047 तक 100 गीगावाट यहाँ पर जो है लक्ष्य ये रखा गया है। परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना जो भारत की कुल जो ऊर्जा जरूरत है उसका 10% है ये। ठीक है, तो आंसर बी सही है। 118 बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के संबंध में आपको विचार करना है। बैलिस्टिक मिसाइलें हमेशा सतह तक एक क्षैतिज मार्ग का अनुसरण करती हैं, जबकि क्रूज मिसाइल एक पर्यावलयाकार मार्ग का अनुसरण करती हैं। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से हमारी गलत है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें एक पर्यावलिक होती हैं, पर्यावलिक जो यहाँ पर प्रक्षेप उसका अनुसरण करती हैं। जस्ट अपोजिट बात इसने बता दी, तो गलत हो जाएगा ये। बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाती हैं, जबकि क्रूज मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल में ही भीतर रहती हैं। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा 118 का सिर्फ दूसरा करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर हो गया। 119 नंबर 119 नंबर है, वाईफाई और लाईफाई तकनीक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। वाईफाई रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा संचारित करता है, राइट। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से हमारी करेक्ट है। वाईफाई ठोस जो हमारी संरचना होती है उसमें भी प्रवेश कर सकता है, जबकि लाईफाई ऐसा नहीं कर सकता है, ये भी बात हमारी करेक्ट है। तीसरी बात, वाईफाई जो होता है इसकी तुलना में लाईफाई डेटा इस संरचना की दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, तीसरी बात हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरी बात हमारी गलत इसलिए होगी क्योंकि वाईफाई रेडियो तरंगे जो होती है दीवारों जैसे ठोस संरचना को भेज सकती हैं, जिससे कमरों की जो बीच कनेक्टिविटी है वो संभव हो जाती है, राइट। और हालांकि यहाँ पर जो स्प्रिंगल जो हमारी शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, और इसमें दृश्य प्रकाश यहाँ पर उस पर निर्भर करता है। उसके कारण लाईफाई जो हमारा होता है अपारदर्शी संरचनाओं को भेज नहीं सकता है, याद रखना है, क्योंकि प्रकाश दीवारों को अन्य बाधाओं को लेकर अवरुद्ध हो जाता है, जिससे इसकी सीमा में दृष्टि में सीमित हो जाती है। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा 119 का 1-2 करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना ये, ठीक है, कहाँ से गलत हो रहा है कहाँ से हो रहा है। आप इस पॉइंट को कॉपी में नोट कर सकते हैं, पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आप कोई बना रहे हो पेज या नोट्स में तो लिख सकते हो, जिससे एग्जाम टाइम पे एक बार रिवीजन कर सको। ठीक है, तो ए यहाँ से करेक्ट है। 120 नंबर 120 नंबर यहाँ से किस कंपनी ने अपने बड़े भाषा मॉडल LLM के नवीनतम संस्करण को यहाँ पर जारी किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 के यहाँ से सी, मेटा। ठीक है, 121 नंबर स्थायी सेना रखने वाला यहाँ पर जो प्रथम शासक यहाँ पर भारतीय शासक कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का ए, ये बिम्बिसार था। ठीक है, 121 ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। बिम्बिसार पहले भारतीय शासक थे जिनके पास यहाँ पर एक स्थायी सेना थी, जिसके कारण उन्हें सेनिया भी कहा जाता था, और बिम्बिसार युद्ध के दौरान यहाँ पर हाथियों का प्रयोग करने वाले पहले शासक थे। दो बातें याद रखनी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 122 है, नंदवंश के संस्थापक जो हमारे हैं महापद्मनंद ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि यहाँ पर धारण नहीं की थी। जो धारण नहीं की थी ये आंसर हो जाएगा इसका अग्रमीज। ठीक है, ये उपाधि यहाँ पर उन्होंने धारण नहीं की थी, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा महाविहार के कामकाज के समर्थन देने के लिए 100 गांवों को यहाँ पर राजस्व प्रदान किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 123 का आंसर डी, ये हर्षवर्धन। 124 नंबर, निम्नलिखित में से किस आचार्य को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का आंसर ये बी, दीपंकर श्री ज्ञान को। आगे क्वेश्चन 125 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शासक उस समय शासन कर रहा था जब तुगरिल खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। पहला क्या होगा, मतलब जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा बलवन, क्योंकि यहाँ पर बंगाल के जो गवर्नर तुगलिन खान उसका विद्रोह जो था दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन बलवन उनका जो शासनकाल में हुआ था। और तुगरिल इसने खुद को स्वतंत्र, है ना, और यहाँ पर घोषित कर दिया था, जिससे क्या है बलवन की जो सत्ता थी उसमें चुनौती मिली थी, और जवाब में यहाँ पर बलवन ने स्वयं बंगाल हमारा अभियान था उसको लेकर इसका नेतृत्व किया था। 126, बिहार में तुर्क शासन किस वर्ष स्थापित हुआ जिसने इस क्षेत्र में मुस्लिम जो राजनीति जो संप्रभु थी उसकी शुरुआत कर दी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का बी, 1198 में। ठीक है,
127 बिहार के निम्नलिखित में से किस भावी जो नेता थे इसको आजीवन कारावास की सजा मिली थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का ए अहमदुल्ला। ठीक है, अहमदुल्ला थे, इनको यहाँ सर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 128 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू समाचार पत्र था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 का बी ये नुरुल अनवर। यहाँ पे क्या था? ये नुरुल अनवर जो था आरा से मोहम्मद हासिम द्वारा पर प्रकाशित किया गया और इसे बिहार से पहले उर्दू समाचार पत्र के रूप में कई अधिकारी के यहाँ पर स्रोत में मान्यता प्राप्त थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए जो यहाँ पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन था उसके हिस्से में बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का डी 28 नवंबर 1940। बिहार प्रांतीय किसान सभा से विकसित होकर अखिल भारतीय यहाँ पर जो किसान सभा थी उसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 130 के यहाँ से ये किया गया था सी स्टेटमेंट 1936। 131 बिहार के कितने जिले झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का बी 8। ठीक है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किस रूप में वर्गीकरण यहाँ पर किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये CWG। CWG क्या है? CWG का अर्थ होता है कि आर्द्र हमारा जो उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है जिसमें सर्दियां और शुष्क ग्रीष्मकाल यहाँ पर माने जाते हैं और इस वर्गीकरण की विशेषता गर्म और समशीतोष्ण परिस्थिति में होती है जहाँ अधिकांश वर्षा ग्रीष्म मानसून के दौरान यहाँ पर और सर्दियों में बहुत कम होती है। ये इसको बोलते हैं CWG, याद रखना है। कोपेन के अनुसार बिहार की जो जलवायु है वह मानसूनी तथा सर्दियों में शुष्क या CWG होती है। ठीक है, याद रखना है। आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। 132 हो गया। 133 नंबर देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 नंबर नहीं किया, चलो 134 वाले कर लेते हैं। 134 का आंसर हो जाएगा हमारा पूर्णिया। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134 का देखो 134 का ए नहीं होगा, 134 का सी होगा, है ना। यहाँ पर जो हमारा बिहार में किस जिले में सबसे कम औसत वर्षा वार्षिक वर्षा होती है, यहाँ पर औरंगाबाद होना चाहिए था। राइट, क्या होना चाहिए था? औरंगाबाद। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा दक्षिण पश्चिम बिहार में यहाँ पर स्थित है औरंगाबाद। यहाँ से 134 का सी होगा यहाँ से करेक्ट आंसर। ठीक है, 135 नंबर देखते हैं। 135 बोला है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जो विंध्यन चट्टान समूह है वो मुख्य रूप से पाया जाता है? 135 का आंसर कैमूर में। राइट, कैमूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर जो विंध्य समूह की चट्टानें जिन्हें मुख्यतः बलुआ पत्थर और सेल जो चूना पत्थर उसमें भी शामिल होते हैं। तो 134-35 हो गया, बचा कौन सा था? 133 नंबर ना, इसको देखते हैं। 133 नंबर यहाँ से इसमें बोला है बिहार का कौन सा जिला चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का ए किशनगंज। किशनगंज बिहार में चाय उत्पादन के केंद्र बनकर उभरा है और यहाँ लगभग 50,000 एकड़ में चाय की खेती की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। तो 133, 34 और 35 तीनों करेक्ट है। ठीक है, 34 में आंसर क्या था? 34 में आपको बताया था कि यहाँ पर सी इसका आंसर होगा औरंगाबाद। ठीक है, 35 में क्या था? 35 में इसका आंसर बी कैमूर। राइट, आगे देखते हैं 136 नंबर को। 136 यहाँ से बिहार के किस जिले में पीडमोंट मिट्टी पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का यहाँ से सी पश्चिम चंपारण में। 137 बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा 137 का यहाँ से सी कंवर झील। ठीक है, बिहार का पहला रामसर स्थल कंवर झील था जिसे कबरताल वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये बेगूसराय जिले में स्थित है और ये 12 नवंबर 2020 को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल के रूप में यहाँ पर नामित किया गया था, जिससे ये बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय महत्व वेटलैंड बन गया है। 138 बिहार बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन यहाँ पर प्राप्त हुआ था? ये सबसे अधिक जो प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ शिक्षा को लेकर के। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 138 हो गया। 139 नंबर। ठीक है, 139 नंबर है। देखो यहाँ पर जो शिक्षा के लिए जो बजट दिया गया था ये कितना दिया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा ही यूपी पीसीएस में कुछ पूछा गया था कि बजट था कितना था शिक्षा, मतलब जो भी था ज़्यादा वो कितना दिया गया था। तो ये दिया गया था करीब 60,964 करोड़ रुपये यहाँ पर आवंटित किए गए थे। ठीक है, जिसमें से यहाँ पर जो स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण जो है उसके साथ यहाँ पर पूरा क्षेत्र की जो कंपेयर करेंगे वो सबको लेकर। ठीक है, तो यहाँ से ये भी आपको याद रखना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 139 है ना। 139 नंबर देखते हैं। इसमें बोला है बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस बुनियादी ढांचा परियोजना की यहाँ पर घोषणा की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का सी ये रक्सौल और सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को लेकर। 140 नंबर बिहार बजट 2025-26 में जो सकल हमारा घरेलू उत्पादक GSDP जिसको उसके प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना है? ये राजकोषीय घाटा इसका है 3%। ठीक है, 141
उस सही विकल्प का चयन करना है जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक रूप में इंगित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 है इसका बी स्टेटमेंट। यहाँ से बी में क्या होगा आपका, एक तो 3, ठीक है, नगर 32541, ये इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, जो यहाँ से इनके शब्दों को तार्किक जो सही क्रम है उससे बताता है। यहाँ से आप मैच कर लोगे इसको, ठीक है। 42 देखते हैं। 42 है, दिए गए विकल्प के अनुसार यहाँ पर जो युग्म है उनका चयन करना। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो हमारा कैसे दे रखा है, जिस प्रकार देखो फाइंड को लिखते हैं URMW, ठीक है, तो उसी प्रकार BENT को YVMG लिखेंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आगे जो शब्द आएगा, है ना, हमारा जो शब्द आएगा आगे कौन सा आएगा, इसी टाइप से जो शब्द आएगा हीरो, HEROSVIL, ये यहाँ से इसका शब्द आएगा बी नंबर वाला, ठीक है। मैच करेंगे तो सेम यहाँ से ये आएगा। बाकी आप मैच करना है, सॉल्व मैं आंसर बताते चलता हूँ, सबको बताते, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे। विषम पहचानना है कौन सा इसमें विषम है। देखो इसमें जो विषम है 143 में ये हो जाएगा, देखो कीवी क्या है, एक आपका पक्षी हमारा जो है, राइट, कीवी हमारा जो गौरैया क्या है, उड़ने वाला पक्षी जो जो इनकी श्रेणी में अलग होता है। और कीवी एमू पेंगुइन, ये ना उड़ सकने वाला पक्षी जो श्रेणी में आते हैं, है ना। कीवी हमारा क्या है, इसमें आएगा, और गौरैया हमारा उड़ता है ना, उड़ने वाले पक्षी के श्रेणी में आएगा। ये सब हमारे ना उड़ने वाले में आएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, जो अलग हो जाएगा ये 143 का बी गौरैया हो जाएगा। यहाँ से 144 क्वेश्चन है, इसमें बोला है यदि 14 फरवरी को शुक्रवार तो उसी वर्ष 10 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का यहाँ से आपका कौन सा होगा, ये हो जाएगा बी गुरुवार। 145 यहाँ पर जो कहाँ से स्टार्ट करेंगे कहाँ जाएंगे, तो आपको डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला करना है। सॉल्व करोगे तो यहाँ से इसका जो डायरेक्शन आएगा वो जो आंसर आएगा इसका 145 का डी 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 146 को। 146 यहाँ पर यदि किसी निश्चित कूट भाषा में हाउस लिखा है, ठीक है, हाउस को 340 के रूप में लिखते हैं और एनालॉगी को 525 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो भाषा मैक्सिमम को किस रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 146 का यहाँ से बी 658 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 147 यदि इतने को यहाँ पर ये लिखा जाता है तो इतने को ये लिखा जाता है। यहाँ पर देखो जो फॉर्मूला है यह सब पढ़ दोगे, क्या लिखा है क्वेश्चन, मैं आपको सिर्फ 5 से आंसर बता रहा हूँ, इसको लेके सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा 147 का यहाँ से बी ये 9, है ना। ये सब आप इसको जो इसके स्थान पर क्या क्या आएगा वो आप इसको लिख सकते हो। 148 यहाँ 148 हमारा क्वेश्चन दे रखा है मैथ करके, मैथ का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ से देखते हैं इसको। तो 148 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा आपका डी, है ना। मैं फार्मूला बता देता हूँ, जो हमारा n इंटू यहाँ पर जो 75/100 प्लस 60 ये फार्मूला लगा दो और यहाँ से जो हमारा जो दे रखा है सबको वैल्यू दे रखी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ से निकाल सकते हो इसको। 148 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी 720, ठीक है। ये अपने टाइप से दूसरे टाइप से कर सकते हो तो इनको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। 149 दिए गए यहाँ पर दंडारेख को यहाँ पर बताना है कौन कौन से, राइट। तो आंसर हो जाएगा 149 का हमारा यहाँ से ये डी 73.17। 150 नंबर 3 डिब्बों में मिठाइयों की कुल संख्या का अनुपात हमारा दे रखा है कितना है, 1 to 3 है। तो यहाँ प्रत्येक डिब्बों में जो मिठाई डाली थी कितनी डाली जाएगी, तो यहाँ पर ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा 150 का यहाँ से सी 120, ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन करेंगे x + 10/2x + 10 = 3/5। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आएगी 20, ठीक है। 20 निकालने के बाद x + 2x + 3x बराबर हो जाएगा 6x। तो 6x बराबर 6x यहाँ पर 6 आएगा, 6x इंटू एक्स की कितना था 20 था, कितना था 120 था ना, तो 120 था तो 6 इंटू 120 6 इंटू 20 120 नहीं 6 इंटू 20, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो इतने भागों में बांटी जा रही थी तो 6 इंटू 20 तो हो जाएगा 120। तो वहाँ पर शुरुआत में जो मिठाई की संख्या थी 120 यहाँ पर हो जाएगी सी, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन करना है आपको 150 का। सॉल्व करोगे हो जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताया उसके बाद यहाँ पे इसको भरोगे आंसर तो आ जाएगा। तो इस टाइप से देखो 150 क्वेश्चन थे। टेस्ट नंबर जो 15 था फुल लेंथ टेस्ट, ये आपको मैंने कवर करा दिया, राइट। अब इसको स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 16 को। टेस्ट नंबर 16 भी जल्दी देखेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर देखेंगे जो हमारा BCW का टेस्ट था, है ना, जो कॉन्सेप्ट वाला जो टेस्ट था पेपर का, उसको भी अब कराना है, वो भी हमें पूरा करने के बाद टेस्ट नंबर 16 स्टार्ट करता हूँ, राइट। और देखो यहाँ पर एक बात और बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं यूपी पीसीएस के लिए मैंने मेंटरशिप स्टार्ट किया है, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए मैं क्या करूँगा, अब आज 16 तारीख है, आज से मैं रोज़ आपको करीब 5 से 6 टॉपिक 7 टॉपिक आपको रोज डेली दूंगा, ज्योग्राफी के अलग अलग सब्जेक्ट के। उनका टाइमिंग भी दे रखूँ, किस टाइमिंग आपको क्या टॉपिक कवर करने हैं, है ना, किस टाइमिंग आपको रेस्ट करना है, राइट। वो सब पूरा मैंने आपको बना के पूरा एक लिस्ट दी है, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। आप जाओगे तो वहाँ से इस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हो। ये आपका देखो BPSC में भी फॉलो कर देगा, है ना।
क्योंकि आप क्वेश्चन टॉपिक कर रहे हो, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उनको पूरा कर सकते हो, राइट। या फिर यूपी पीसीएस दोगे तो उसके हिसाब से भी आप इन चीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो देखो, आप जरूरी नहीं कि एक एग्जाम दे रहे हो तो दूसरा आप नहीं कर सकते हो, तो वो भी लेके चलोगे साथ में तो सब पॉसिबल है, राइट। बाकी कुछ रहेगा तो आप टेलीग्राम पे या नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।